मनोज जी से जाते हैं। मनोज जी, जी कौन दोषी है इसमें? एक्टर ज्यादा पैसे ले रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है, या ये सर मर दिया गया है कि मल्टीप्लेक्सेस में बहुत पैसे लिए जा रहे हैं? नो डाउट अबाउट लिए जा रहे हैं, लेकिन कहानी कहीं और से शुरू हो रही है क्या? सर्वप्रथम तो ये चर्चा लाने के लिए लोगों के समक्ष आप सब सीएनबीसी का बहुत बहुत आभार। और सर्वप्रथम करण जौहर जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि चलो इतने वर्षों में उन्होंने इस विषय को आज वाचा दी है कि इसको इसको लोगों के समक्ष रखा। तो ये ईश्वर ने ही उन्हें बुद्धि दी है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक बात कि ये 3 ट्रैक पर चीज मैं जो समझ रहा हूं, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूं, मैं तो अभिनेता हूं, लेकिन यदि इस इंडस्ट्री को बचाना है तो सभी ने मिलकर आगे आना होगा। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर ने एक होने की जरूरत है, सारे प्रोड्यूसर्स ने। जो मुझे लगता है साउथ में है, हमारे यहां इतनी एकात्मता दिखने को नहीं मिलती है। दूसरी एक बात कि मल्टीप्लेक्स आज 140 करोड़ की आबादी का हमारा देश है। मनोरंजन के लिए सिनेमा, ये हमारा बहुत वर्षों से, वी आर स्टोरी टेलर्स, ये हजारों सालों से हम स्टोरी टेलर्स हैं। तो ये कहना कि ओटीटी आया इसलिए ये नहीं चल रहा है, लेकिन सारे एक्टरों ने भी सोचना चाहिए, प्रोड्यूसरों ने भी सोचना चाहिए, और जो थिएटर की चेन है उन्होंने भी यह सोचना चाहिए कि यदि इस आर्ट को, कॉमर्स को साथ में मिला के चलना होगा तो सबको मिलकर चलना होगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। दूसरी एक बात कि जो चेन्स हैं, आज एक परिवार यदि फिल्म देखने जाता है, जो करण जी ने बात बोली है कि 4 से 5 हजार रुपए का यूं खर्चा हो जाता है, समोसा इतने का, ठंडा इतने का, कॉफी इतने की, जो भी है। और एक कॉमर्स की भैया मेन एक्टर्स इतना पैसा लेते हैं, जो बात सुभाष जी ने बताई या अनिल जी ने अभी बात की, तो वो उसका रेशो भी एक एक लेवल पे होना चाहिए। नहीं तो प्रोडक्ट ही अगर 100 रुपए का बनेगा, ओके, तो वो 150 रुपए में बिकेगा नहीं बिकेगा मालूम नहीं है। ये मैं क्या बोल रहा हूं आप भी समझ रहे, सब बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जितने भी सिंगल थिएटर्स हैं, सिंगल थिएटर्स, वो आज शायद यूपी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कुछ अच्छा, तो सारे सिंगल थिएटर को यदि थोड़ा बहुत छोटे पैमाने पे ब्याज पे यदि लोन देकर यदि उसकी साउंड सिस्टम सुधारे और उसको भी मल्टीप्लेक्स जैसा ही बनाने को मदद करे, तो मुझे लगता है जो मृतप्राय प्राय अवस्था में है सिंगल थिएटर, वो भी जिएंगे। और दूसरी एक बात सॉरी, हर गवर्नमेंट ने, हर राज्य सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में छोटे छोटे जो मुक्त जगह है उसमें यदि बलून बनाए जाए, तो मुझे लगता है 99-100 रुपए की टिकट में सारे चलेंगे। लेकिन क्या हुआ है कि ये पूरा एक जो ये हो गया है, उसको सुधारने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और सबने मनोज जी देखिए, मनोज जी, कला को अगर सरकार के टैक्स रिबेट से हम चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन कला को कॉमर्स भी चाहिए, कला को पैसे चाहिए, मैं इससे एकदम एग्री हूँ, थिएटर को भी पैसे चाहिए। लेकिन अगर पूरा फोकस इस बात पर है कि 500 करोड़ की फिल्म बना के 1000 करोड़ निकालने हैं, इसलिए किसी बहुत बड़े स्टार को लेके आओ और उसको बहुत सारे पैसे दो, उसके नाम पे ईद और दिवाली में पूरे देश की मल्टीप्लेक्स की चेन बुक कर लो और किसी अच्छे फिल्म को रिलीज़ ना होने दो। मैं ये भी कह रहा हूँ कि रिलीज़ नहीं होने देते, सब बुक रहती हैं, और उसके बाद जब पैसा नहीं निकलता तो दोष ये दिया जाता है साहब एक्टर बहुत पैसा मांगते हैं। तो ये कौन रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पे है। मैं एक और हमारे साथ हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मैं उनसे भी लेता हूँ। त्रिखा साहब, आप तो फिल्म बनाते हैं सर, अगर इस आर्ट को हम इस जगह पे लाके खड़ा कर रहे हैं कि साहब मल्टीप्लेक्स वाले बहुत वसूलते हैं, आप उनको बेच कितने गिर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो रही, और कोई फिल्म 3 दिन से ज़्यादा चलने को तैयार नहीं है, इक्का दुक्का फिल्म होती है जो हफ्ता क्रॉस कर पाती है, तो फिर ये तो साइंस तो वहीं से गड़बड़ हो रही है ना, पूरी मैथमेटिक्स। अभी करण जी से मैं पूछूंगा,
आप बताइए सर, आप तो फिल्में बना भी चुके हैं, एक्टर्स के साथ भी रह चुके हैं, स्टार को भी देखते हैं आप, क्यों इतना पे किया जाता है स्टार्स को, क्या डील होती है? हाँ, ये इस चीज को ना अनिल जी ने बड़ा बड़ा अच्छा समझाया कि पूरे फिल्म को अगर 100% में अगर आप इसको बांट दें, तो उसमें से कुछ कुछ भाग अगर सब जगह जाए तो फिल्म इंडस्ट्री की इकोनॉमी करेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, करण का जो दर्द है वो सबका दर्द है, ये भी अनिल जी ने कहा, एब्सोल्युटली है। ये सिर्फ फिल्म में जाने वालों का नहीं है, फिल्म बनाने वालों का भी है, फिल्म में काम करने वालों का भी है, सबका प्रॉब्लम है। अगर हम दूसरों पर उंगली उठाते रहेंगे तो हमको इसका सोल्यूशन कभी लाइफ में नहीं मिलेगा। जब तक हम इसको अपना प्रॉब्लम समझ करके इसकी तरफ सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम बनेगा, बना रहे। जहां तक का एक्टर को, और देखिए मेरा मेरा कुछ थोड़ा सा अलग मानना है कि यस, आपको पहले तो आपका कंज्यूमर, हम जो भी बनाते हैं अपने कंज्यूमर के लिए बनाते हैं। आज हम फिल्में बना रहे हैं तो हमारी ऑडियंसेस के लिए बना रहे हैं, हमारे लोगों के, हम दर्शकों के लिए बना रहे हैं। हमको उनकी टेस्ट और उनकी पॉकेट को समझना बहुत जरूरी है। हम जितना उससे एलिनेट होंगे, जितना उससे दूर होंगे, उतना हमारी फिल्में भी दूर होंगी। ये एक एक सवाल का एक सिंपल उत्तर का जिसका जवाब नहीं मिल सकता। मैं आपको बताता हूं, अगर एक फिल्म एक थिएटर में 5 फिल्में एक थिएटर में लगती हैं, और पांचों जो है वो पांचों फिल्में जो है वो अलग अलग स्तर की हैं। एक जो है A+ की है, एक ए की है, एक A- की है। मैं स्टार्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, स्टार वैल्यू के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और एक जो है वो स्ट्रगलिंग एक्टर्स एक्टर्स सुपर हैं, लेकिन वो स्टार वैल्यू नहीं है। अब मैं एक दर्शक वाला अगर दर्शक हूं और मैं पिक्चर में जाना चाहता हूँ फिल्म देखने के लिए, तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है? मेरा ऑप्शन होता है कि मैं स्टार के वहां जाकर के फिल्म देखूं, बिकॉज टिकट प्राइसेस हर फिल्म की सेम है। अगर हम इस प्राइसेस को उसके स्तर के हिसाब से बांट दें, आपको ऑडियंसेस को भी चांस मिलता है कि ठीक है, इसमें स्टार नहीं है लेकिन मुझे 200 रुपए की जगह पे 150 रुपए में टिकट देखने को मिल रही है, 100 रुपए की टिकट देखने को मिल रही है, तो मैं उस फिल्म को भी एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, एक चांस देता हूँ कि मैं जाकर के ये फिल्म देखूं। ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हु योर कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर कौन है, उसकी टेस्ट क्या है, उसकी फिल्मों की टेस्ट क्या है, और वो अपने जेब जेब में उसके कितने पैसे हैं। हम आखिरकार उनको केटर कर रहे हैं, ना कि अपने ईगो को और अपने लोगों को। ये इन चीजों को समझना बहुत जरूरी जी त्रिखा जी, मैं ये कह रहा हूँ, है। जी धर्मा हो, यशराज हो, फरहान रितेश हो, विजयन हो, जी कोई भी हो, जी आप लोग बेट क्या कर रहे हैं? आप बेट कर रहे हैं स्टारडम को, और उसके हिसाब से फिल्म बना रहे हैं। फिर जब वो फिल्म से पैसा नहीं बन रहा है तो आप कोस रहे हैं कि आप बहुत पैसे लेते हैं ये लोग। आप तो बिजनेस को ऐसा बेट कर रहे हैं, इसको कला वाला छोड़ दीजिए। अभी प्योर बिजनेस की तरह आप कर रहे हैं और वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसलिए दुखी हो रहे हैं। अब ज़रा दूसरे साइड से आइए, भावना जी के पास चलते हैं। भावना जी, आपने तो बहुत लंबा समय गुजारा है, आपसे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री में वॉचर के तौर पे किसी के पास होगा। क्या बच्चन साहब के ज़माने में भी, उस दौर में भी यही होता था कि स्टार पूरे बजट का 70% ले जाएगा? यानी उनके उस ज़माने के, मतलब जो उनके मेकअप आर्टिस्ट थे, क्या दीपक जी को भी उतने ही पैसे मिलते थे जो आज लोग वसूल लेते हैं, कि खुद तो ले रहे हैं उसको भी दिलवा रहे हैं? क्या होता था उस समय? सबको मैं बहुत शांति से सुन रही थी, और मुझे लगता है कि बात करण जौहर की, मल्टीप्लेक्सेस की, या किसी एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर या एक थिएटर की नहीं है। इस तरह का विवाद हर दशक में हुआ है, इस तरह की बातें हर दशक में हुई है, एंड एवरी सिंगल टाइम इट सीम्स लाइक इट इज समथिंग न्यू, बट एक्चुअली इट इज समथिंग ओल्ड। ये एक चेन है और एक इंसान से नहीं हो रहा है। करण जौहर ने ये बात उठाई है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बात स्टार्स के पैसे लेने की नहीं है। स्टार की जो फीस है वो तो सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सबको पता है। इट इज द एडिशनल एक्सपेंडिचर्स दैट कम विद द बैगेज। पुराने जमाने में एक हीरो या हीरोइन के सेट पर या तो उनकी माँ या उनका परिवार आता था, और जो हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन होते थे वो तो प्रोड्यूसर के खर्चे पर होते थे। धीरे धीरे उसमें एक स्पॉट बॉय होने लगा, और आज तो एक जब स्टार सेट पर आता है तो उसके साथ 20 लोग आते हैं,
क्योंकि उनके ब्रांड मैनेजर होते हैं, उनके पर्सनल वार्डरोब मैनेजर होते हैं, उनके पब्लिसिटी मैनेजर होते हैं, कुछ और मैनेजर होते हैं, मुझे नाम भी अभी वो सब मैनेजर्स के हैं नहीं। उसके बाद जितनी सुविधाएं आएगी उतने ही ज्यादा खर्चे आएंगे। जब 90s में मल्टीप्लेक्सेस आए तो हम सबने कहा कि वाओ द थिएटर्स गोइंग टू बी फैबुलस, इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस। मगर हमने जो पुराने सिंगल स्क्रीन्स में एक लोअर स्टॉल होता था वो ऑडियंस को हमने बंद कर दिया। जब मैं बड़ी हो रही थी तो लोअर स्टॉल होता था, अपर स्टॉल होता था और बैल्कनी होती थी। बैल्कनी में अमीर लोग बैठते थे, अपर स्टॉल में हम जैसे मिडिल क्लास लोग बैठते थे और लोअर स्टॉल में जो वो पैसे फेंकने वाले बैठते थे। और ये तीनों के जो रिएक्शंस होते थे उससे एक होलसम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस होता था। I don't think it is a problem of one factor. Multiplexes are not at fault. इतने महंगे थिएटर बनाएंगे तो उसका पैसा तो उनको निकालना ही है। जिस तरह से हम अस्पताल में जाते हैं, बड़ा बिल्स देते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा अपैरेटसेस और सारे मशीन्स लगाए हुए हैं, उसका पैसा कौन देगा? हम दर्दी ही देंगे। फिर देखो तो ज्यादातर जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टर्स भी है एंड समटाइम्स दे आर राइटर्स आल्सो। उसी तरह से एक्टर्स भी ज्यादातर प्रोड्यूसर्स भी हैं और या तो वो राइटर्स है या वो म्यूजिक डायरेक्टर्स है। सो एवरीबडी इज कंट्रोलिंग मोर देन वन टेरिटरी। पुराने जमाने में राइटर्स 3 डिपार्टमेंट में होते थे, एक होता था स्टोरी राइटर, एक होता था स्क्रीन प्ले राइटर, एक होता था डायलॉग राइटर। So there was a perspective on the screenplay, there was a kind of a magic to the screenplay. अब सारी चीजें एक ही आदमी लिखेगा तो उसका पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा। यश चोपड़ा ने मुझे एक बार कहा कि मनीष मल्होत्रा का जो कॉस्ट्यूम का बजट है उतने बजट में मैं एक जमाने में पूरी फिल्म बनाता था। तो अभी अगर मनीष मल्होत्रा की ग्लैमरस कॉस्ट्यूम इज गोइंग टू अपलिफ्ट द फिल्म देन ही हैज टू बी पेड। And the makeup man or the hairdresser are also an art, an expertise. They have to be paid. We cannot be resenting that. भावना जी,